आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री जुगल किशोर जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्री शर्मा जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, सभागार में उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड से सम्मानित सभी विभूतियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी जम्मू कश्मीर तथा भारत के गौरव के प्रतीक हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये पुरस्कार क्षेत्र विशेष में आपकी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात के जरिए इसको स्वीकार किया जा रहा है कि पुरस्कार पाने वालों ने मिलकर के समाज की एकता को मजबूत करने का एक बड़ा भारी काम किया है। जिस प्रकार आज जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें आप सभी का निरंतर योगदान सामाजिक ताने बाने को और मजबूत करेगा, जिससे हर क्षेत्र और हर वर्ग अपनी पूरी ताकत से राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकेगा। मैं आज महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड से सम्मानित 3 दिवंगत विभूतियों, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, पंडित गिरधारी लाल डोगरा तथा देवेंद्र सिंह राणा जी की पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं महाराजा हरि सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का लक्ष्य, विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी, स्कूली शिक्षा के विकास जैसे अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन की आधारशिला वस्तुतः महाराजा हरि सिंह जी ने ही रखी थी। ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि महाराजा हरि सिंह जी आधुनिक जम्मू कश्मीर के प्रमुख शिल्पी थे, प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में राष्ट्र की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में एक बड़ा योगदान भी दिया। हमारे देश का एक दुर्भाग्य है, इतिहास के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसके कारण कई ऐसे महापुरुष जिनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहिए था, वो नहीं पा सके। और मुझे लगता है कि महाराजा हरि सिंह जी के योगदान को भी इतिहास में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारे देश में इतिहास एक तरफा लिखा गया। जिन्होंने इस राष्ट्र की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को जीवंत रखने का काम किया, जानबूझ करके ऐसे महापुरुषों को इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया गया। जिन्होंने भारतवर्ष के एकात्मक जीवन के ताने बाने को बुनने का काम किया था, उनके महान व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानबूझकर उपेक्षित किया गया ताकि देश की भावी पीढ़ी इनसे प्रेरित होकर के फिर उस रास्ते पर न चल पड़े। अगर अतीत में झांक कर हम देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार करने में पूरे देश में महाराजा हरि सिंह जी सबसे आगे थे। बाकी रियासतों में तो इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बाद के दिनों में आया। सबसे पहले सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में अटूट निष्ठा के साथ समाज के गरीब
और कमजोर तथा वंचित वर्गों के जीवन में आशा की नई किरण भरने का काम महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता अप्रतिम थी। उनके कार्यों का ही परिणाम है कि समाज में हर स्तर पर एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जागृत हो सका। उनका पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए साहस और दृढ़ विश्वास की एक गाथा मात्र है। और इसीलिए 2 साल पहले कई साथियों ने अनुरोध किया था, लंबे समय से जिसका इंतजार था जम्मू कश्मीर को, महाराजा हरि सिंह जी के नाम से छुट्टी घोषित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हुआ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात सब मानव ईश्वर की ही संतान हैं। और इसी भावना के अनुरूप महाराजा हरि सिंह जी ने तमाम प्रथाओं, रीतियों, नीतियों, परंपराओं में एकात्मता पर सदैव बल दिया और राष्ट्र के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया। मित्रों, मैं नेतृत्व गुणों, संघर्ष की भावना और दृढ़ संकल्प शक्ति के लिए पूरे देश में विख्यात पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को भी आज विशेष रूप से स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित किया। एक देश, एक निशान और एक विधान का नारा उन्होंने जम्मू कश्मीर के घर घर तक पहुंचाने का काम किया और मुझे लगता है कि देश का इतिहास बदलने में बड़ा भारी योगदान दिया। राष्ट्रीयता और मानवता को मुखरित करने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा का एक ही सपना था, अभी मेरे पूर्व यहाँ से बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने और भारत विश्व में एक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र के रूप में अपनी जगह बना सके। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने तमाम चुनौतियां झेली, अनेक यातनाएं सही, लेकिन जीवन में कभी विचलित नहीं हुए और एक कर्मयोगी की तरह राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। मेरा मानना है कि इतिहासकारों तथा बुद्धिजीवियों को इस कालखंड का और बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। उस दौर में राष्ट्र निर्माण में योगदान सिर्फ दिल्ली के व्यक्तित्वों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे क्रांतिकारी महापुरुषों का भी किसी से कम योगदान नहीं था। उन्होंने अपनी सारी कमाई समाज के लिए अर्पित की थी और सेवा धर्म को ही जीवन भर अपनाया था। वह दौर ऐसा था जहां एक तरफ बहुभाषी भारत की एकता को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयत्न हो रहे थे, दूसरी ओर उसकी अनेकता में दरार पैदा करने वाले तत्व भी सक्रिय थे। ऐसे में देश को जोड़कर रखने और सांस्कृतिक विरासत देश की बचाए रखने में जो योगदान पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने दिया है, उसका ऋण चुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसे महापुरुषों को समाज अपनी प्रेरणा का केंद्र बिंदु माने। आज मैं जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए समर्पित भाव से जिन लोगों ने काम किया उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी, जैसा बताया गया कि यहाँ के वित्त मंत्री थे और वास्तव में वही एक दौर था जब यहाँ कुछ उद्योग आए थे। वास्तव में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने में पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी का भी यहाँ बड़ा योगदान रहा है। देवेंद्र सिंह राणा जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। एक वाक्य में मैं कहूँ तो राजनीति के एक अजात शत्रु के रूप में श्री देवेंद्र राणा सदैव याद किए जाएंगे और मुझे लगता है कि सुख में किसी के खड़े हुए हों या ना हो, लेकिन दुख में वो सबके बराबर खड़े रहें। मैं अवार्ड से सम्मानित सभी हस्तियों से आज ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे भारत तेजी से आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें साहित्य, सामाजिक सेवाओं, खेल, शिक्षा, व्यवसाय, पत्रकारिता में आपका काम हमारे समाज के ताने बाने को और मजबूत करेगा। इस यात्रा में यह सुनिश्चित करना
ये आपका कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य है कि समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ये सुनिश्चित करना भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को ये महसूस हो सके कि विकसित भारत में उनकी भी जायज हिस्सेदारी है। हमारी संस्कृति में तो कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति एक समान है, उसी तरह मानवता की नियति भी एक समान होती है। हमारे पूर्वजों ने एकैव मानुषी जाति का दर्शन हमें विरासत में दिया है। भारत पूरे विश्व में एक अकेला देश है जिसके पास इस मूल मंत्र जैसे आध्यात्मिक खजाना मौजूद है। ऋग्वेद में तो हमारे ऋषियों मुनियों ने जो प्रार्थना की और उसमें कहा, माँ प्रगाम पंथो वयम, अर्थात हम सुपथ से कुपथ की ओर कभी न जाएं, अच्छे रास्ते पर ही चलें, खराब रास्ते पर कभी न बढ़ें। और इसलिए प्राचीन काल से ही धर्म मार्ग पर चलना ये हमारे स्वभाव का हिस्सा रहा है। तमाम विभिन्नताओं में समन्वय, शांति और सद्भावना बनाए रखना हमारे स्वभाव में सदैव से रहा है। हमें कभी इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा है। हमारी संस्कृति ने विश्व बंधुत्व की अवधारणा पूरी दुनिया को दी और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया, अयम बंधुर्यनेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है वह मेरा नहीं है का भेद केवल संकीर्ण सोच वाले लोग करते हैं। श्रेष्ठ आचरण वाले लोगों के लिए तो सारा संसार ही एक परिवार है। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी संस्कृति ने स्वार्थ और संकीर्ण सोच को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था और लोक चेतना में सर्वधर्म समभाव का दर्शन इसीलिए स्थापित भी किया। भारत की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है, यहाँ किसी भी हिस्से में चले जाइए, वहाँ की विविधता, लोक चेतना और संस्कार में आपको सामाजिक सद्भाव तथा शांति के तत्वों का समावेश अवश्य मिलेगा। सह अस्तित्व की इस भावना का परिणाम है कि विश्व में जितने भी धर्म हैं वो भारत में आए, उन्हें अपनी जड़ जमाने का पूरा अवसर मिला। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। हमारी संस्कृति कहती है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से बताते हैं और इसे आधार बनाकर हजारों वर्षों से भारतवर्ष ने मानवता, सहिष्णुता और अहिंसा का दर्शन पूरे विश्व को दिया। हमारे पूर्वजों ने कभी भी अपने विचार और संस्कृति को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वह तो पूरे मानव समाज का कल्याण चाहते थे। और अथर्ववेद में तो यहाँ तक कहा गया, यह सदस्यो वरुणो यो विदेश्य, अर्थात वरुण देवता हमारी अपनी धरती के तो हैं ही, साथ में वो बाहरी लोगों के भी हैं। यह समन्वय का अद्भुत दर्शन है और मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी तक इन मूल्यों का पहुँचना बड़ा आवश्यक है। मैं इस अवसर पर सर्व समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको मिलकर आपसी भाईचारे के रिश्ते को और मजबूत करना होगा। हर एक व्यक्ति को देश की भलाई के कामों से जोड़ना होगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे तत्व जो हमें जात, मजहब, पंथ, भाषा के नाम पर अलग करना चाहते हैं, हमारे भाईचारे में दरार पैदा करते हैं, उन्हें सामूहिक ताकत से अलग थलग करना ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। भाईचारा और समन्वय हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह ताकत निरंतर मजबूत हो, इसके प्रयास हमें मिलकर करने होंगे। मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि हर इंसान की उत्पत्ति और उसकी डेस्टिनी ये पूर्व निर्धारित है, एक है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जीवन यात्रा में कितनी जल्दी हम इस तथ्य को समझ पाते हैं और उसे स्वीकार करके समाज के भलाई के कामों में जुट जाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि आप सभी एक विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर अस्तित्व में आए हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी सारी शक्ति इन उद्देश्यों की पूर्ति में लगे। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि समाज में और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और विभाजनकारी तत्व ये कभी हावी न होने पाएं।
पत्रकारिता, समाज सेवा, साहित्य, बिजनेस से जुड़े साथी जिनको आज पुरस्कृत किया गया है। विशेष रूप से इस दिशा में उन्हें भी आगे बढ़ करके काम करना होगा ताकि विविधताओं से परिपूर्ण जम्मू कश्मीर में एकता की भावना निरंतर मजबूत होती रहे। समाज के सभी प्रबुद्ध जनों के मन में एक सवाल जरूर कौंधना चाहिए कि मुझे किस लिए याद किया जाएगा, व्हाट आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर। यह सवाल जीवन के रूपांतरण की शुरुआत है और अगर इस पर हमने ठीक से सोचा तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य बनाने में हम अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे। एक बार पुनः सभी अवार्ड विजेता सम्मानित व्यक्तित्वों को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं सभी नागरिकों से भी कहना चाहूँगा वो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में यथाशक्ति अपना योगदान दें। देश ने फिर से करवट बदला है। मैं समय ज़्यादा नहीं लेके 1 मिनट में ख़त्म करूँगा कि हमारा देश बड़ा गौरवशाली रहा है, आर्थिक रूप से भी। और फिर से मुझे लगता है कि पिछले 10-11 वर्षों में देश ने जो रफ्तार पकड़ी है, एक समय था जब वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा योगदान 33% था। 11वीं शताब्दी की बात, 15वीं शताब्दी आते ये योगदान हमारा घटकर 25% हो गया। फिर वो गुलामी का दौर शुरू हुआ, मुगल आए, अंग्रेज आए, वैभव, यश सब कुछ लूट कर ले गए। जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, 1950 में दुनिया की जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन महज 4% रह गया। वक्त ने फिर करवट बदला है और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्ययन ने ये बात कही है कि अब आज दुनिया की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। इन 10 वर्षों की प्रगति ये हमें भरोसा देती है कि निश्चित रूप से देश ने जो लक्ष्य तय किया है कि 2047 तक फिर से हम विकसित भारत बनेंगे, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई सरकार लक्ष्य पूरा अकेले नहीं कर सकती जब तक समाज और देश के नागरिक उस लक्ष्य के साथ न जुड़ें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस महान लक्ष्य में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता हम लगावें। धन्यवाद। जय हिंद।